जय श्री राम बच्चों। पिछली क्लास के अंदर तुमने आयनाइजेशन एनर्जी मुझसे समझी थी, डेफिनेशन क्या होती है वो समझी थी। इस क्लास के अंदर मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि भैया आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। 5 फैक्टर्स हैं, हम पांचों के पांचों फैक्टर को पढ़ रहे हैं और उनके ऊपर एक एक क्वेश्चन करने की जरूरत वो करेंगे, एक एक क्वेश्चन जरूर करेंगे हम। और ये क्वेश्चन जो है वो ये एक मान लो क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरी है। क्वेश्चन ये एक थ्योरी है कि भैया ये तो जरूर आना चाहिए, इससे ही तुम आगे की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फिर वो आगे चाहे जिस मर्जी लेवल की हो। यहां लेवल तो डिसाइड है ही नहीं कि ये स्कूल का क्वेश्चन है या अपना सीबीएसई जेई का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। भैया ये क्वेश्चन हर जगह पर इंपॉर्टेंट और इनमें इसके अलावा कुछ बनता भी नहीं है। तो आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हें बता चुका हूं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लोस्ली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब इसके बाद क्या है और किस किस बातों, ये किस किस बातों पर डिपेंड करती है। तो पहली बात ये जिस पर डिपेंड करती है वो डिपेंड करता है अपना न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है, न्यूक्लियस चार्ज, न्यूक्लियर के ऊपर चार्ज कितना है, एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक कि ऑब्वियसली बात है यार कि अगर 2 प्रोटॉन मिलके एक इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं या 10 प्रोटॉन मिलके एक इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और 20 प्रोटॉन मिलके एक इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो ऑब्वियस 20 ज्यादा खींच पाएंगे। तो अगर 20 ज्यादा खींच पाएंगे तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ सकती है हमें उसको निकालने के लिए। तो सबसे पहले जो चीज है वो हमारा क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है कैसे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। आयनाइजेशन देखो बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल टॉपिक है पहले 2 फैक्टर्स, मगर जब पेपर में आता है तो ऐसा दिमाग घूमता है ना, ऐसा दिमाग घूमता है कि अगर तुम्हारी थ्योरी क्लियर नहीं है तो गलत कराओगे। बहुत ध्यान से दिमाग लगे बैठो कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई मेरे पास सोडियम है और मेरे पास मैग्नीशियम है। सोडियम में सबको पता है 11 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम में सबको पता है 12 प्रोटॉन है। भाई सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है मुझे सोडियम से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। वो जो 2 8 1 वाला एक इलेक्ट्रॉन था वो मुझे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। मैंने डेफिनेशन समझाई दी थी, मैग्नीशियम और सोडियम के एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में लिए ही है। और मुझे मैग्नीशियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनमें से एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है। मैग्नीशियम के जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2, सबको पता है वो 3s2 जो होगा उसके एक ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जो इसमें लूजली बाउंड है मुझे वो निकालना है। ठीक, अब यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। कहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ऑब्वियसली मैग्नीशियम। रीजन, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन खींच रहे हैं उसको और सोडियम में 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं। हो गया खत्म, बिल्कुल सिंपल सी बात। क्या कि आयनाइजेशन एनर्जी तो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। मोर द न्यूक्लियर चार्ज, मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मोर द एटॉमिक नंबर मींस मोर द आयनाइजेशन एनर्जी, मोर द आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अगला सुनो, अब अगली जो बात है वो है अपना कि आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, साइज पे। आयनाइजेशन एनर्जी साइज पे डिपेंड भी करती है। अब ये कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये लिथियम, ठीक, और इसके नीचे लिथियम के ग्रुप में नीचे होता है सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब कुछ होते हैं। ठीक है जी, अब लिथियम है, लिथियम है 2 1, सोडियम है 2 8 1। दोनों में से ही एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जल्दी इलेक्ट्रॉन कहां से निकल जाएगा, हम सबने पढ़ा हुआ है, नीचे आते आते साइज बढ़ जाता है, नीचे आते आते साइज इंक्रीज करता है। तो जो लिथियम होगा वो कैसा होगा, लिथियम ऐसा होगा, ये न्यूक्लियस है, पहला शेल दूसरा शेल, ये लिथियम होगा। सोडियम कैसा होगा, सोडियम ऐसा होगा, ये न्यूक्लियस है, पहला शेल दूसरा शेल तीसरा शेल।
अब सोडियम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन और लिथियम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। अब समझ गए होंगे तुम्हें कि यहां पर वही इलेक्ट्रॉन दूर है, तो दूर है तो क्या होगा, जल्दी निकलने के चांस है। तो इसका मतलब क्या है, जितना साइज बड़ा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ये दोनों चीजें तुमने पहले भी अंदाजा लगा ली होंगी, क्या फैक्टर बनना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मेन ये नहीं है, मेन ये है कि कौन सा फैक्टर कब लगाना है। मतलब मैंने तुम्हें भी एक बात की, जब पेपर में ये चीजें आती हैं तो भाई साहब दिमाग घूम जाता है, खोपड़ी घूम जाती है। फिर उस समय हो जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस समय दो दो चीजें निकल के दिमाग में चलती होती हैं। जैसे अगर मेरे को लिथियम और सोडियम में क्वेश्चन आ गया, या कुछ लिथियम सोडियम में नहीं, किसी और में क्वेश्चन आ गया, अब एक बारी दिमाग कहता है यार साइज के हिसाब से ठीक है, सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, ठीक है साइज बड़ा है, मगर मास्टर जी ने तो एक चीज और पढ़ा रखी है, क्या, कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। अब लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इस हिसाब से तो 11 अगर है तो सोडियम में 11 प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन ज्यादा अच्छा खींच रहे होंगे इन कंपैरिजन टू जिस लिथियम के 3 प्रोटॉन। तो ये दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी, ये दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी। और कब कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी, जब तुम ढंग से तसल्ली से समझ के नहीं जाओगे, क्योंकि दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्टिंग है। क्योंकि अगर मैं इस फैक्टर से चलूं कि मोर द एटॉमिक नंबर मोर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आंसर आएगा सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ज्यादा होगी। और अगर मैं इस फैक्टर से चलूं क्या, कि साइज जिसका बड़ा होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, तो सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। तो भाई सबसे पहले ये सबसे मेन चीज ध्यान सुनो, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा फैक्टर कब लगाना है। इसको ढंग से नोट्स बना के पॉइंट बना के लिख लो। क्या, अगर मेरे को 2 एलिमेंट ऐसे दे रखे हैं, अगर मुझे 2 एलिमेंट ऐसे दे रखे हैं जो सेम पीरियड के हैं, अब ये सेम पीरियड के हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सब सेम पीरियड के हैं, थर्ड पीरियड में आते हैं। अगर 2 एलिमेंट मुझे ऐसे कंपेयर करने को दे रखे हैं जो सेम पीरियड के हैं, तो उनको एटॉमिक नंबर से कंपेयर करते हैं। और अगर मुझे जो 2 एलिमेंट ऐसे दे रखे हैं जो सेम ग्रुप से है, जिस दोनों के दोनों सेम ग्रुप से, तो उनको साइज से कंपेयर करते हैं। इस चीज में मतलब सेम ग्रुप वालों में तुम एटॉमिक नंबर यूज नहीं करोगे, सेम पीरियड वालों में तुम साइज यूज नहीं करोगे। इस बात को आराम से तसल्ली से देख लो। दोनों फैक्टर आपस में कॉन्ट्राडिक्टिंग आंसर ला सकते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा फैक्टर कब लगता है। मैंने क्या बोला, फिर से एक बार सुनेंगे। अगर मुझे कंपेयर उन एलिमेंट में दे रखा है जो सेम पीरियड के हैं, तो एटॉमिक नंबर से कंपेयर करोगे। अगर मुझे कंपैरिजन उनमें दे रखा है जो सेम ग्रुप के हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सेम ग्रुप के हैं, सब फर्स्ट ग्रुप के, सुना हुआ है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, लीना के राजमा चावल फ्राई, सुना हुआ है। तो भैया अगर वो सेम ग्रुप के हैं तो साइज से कंपेयर करना है। पहले 2 फैक्टर में सबसे मेन बात ही ये है कि पता होना चाहिए कि भैया ये फैक्टर लगेंगे कब। ठीक है, अभी 3 फैक्टर और बचे हैं, ध्यान से सुनते चलो, देखते चलो। तो देखो बच्चों, अब 2 फैक्टर्स मैं और बता रहा हूं। आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, आयनाइजेशन एनर्जी किस और चीज पे डिपेंड करती है। बहुत ही बढ़िया चीज है बच्चा। बार बार मैंने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि बच्चा मुझसे बार बार ना, जब भी क्वेश्चन बच्चे ने प्रॉब्लम पूछे इस चैप्टर में, कहते सर जी 2 चीज दोबारा समझा दो। पता नहीं क्या मुश्किल है इसमें। पेनिट्रेशन इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये दोनों की दोनों चीजें आयनाइजेशन एंथैल्पी को गवर्न करती हैं। अब कैसे कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। अब सबसे पहली बात तो शायद एक मुश्किल बच्चों को ये लगती है कि ये दोनों की दोनों चीजें ना लगभग सेम सी हैं, लगभग सेम सी हैं। तो क्योंकि दोनों का ना नेट रिजल्ट सेम आता है, हमें दोनों पता होना चाहिए। मैं दोनों को एग्जांपल से समझाऊंगा, समझो। पेनिट्रेशन इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो सबसे पहले ना हम पेनिट्रेशन इफेक्ट करते हैं, ध्यान दो। ये मेरा न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल,
और ये चौथा शेल। 4 शेल ले लेते हैं, ठीक है। 4 शेल लेने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि इसमें सारे सब शेल्स आ जाएंगे, जो मैंने पढ़े हुए हैं SPDF सारे आ जाएंगे। तो हम सबको पता है ये 1s, ये 2s, ये 2p, इधर 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा, 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना। देखो, मैं मान लेता हूं सारे फैक्टर एक जैसे हैं, मतलब मैं सोडियम मैग्नीशियम का, मैं सोडियम लिथियम का, सोडियम पोटेशियम का कंपैरिजन ही नहीं कर रहा जी, मैं वो कंपैरिजन ही नहीं कर रहा। मैं क्या करता हूं, एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, जैसे हम कहते हैं ना मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एक ही एलिमेंट है, मैं उसका एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से कंपेयर ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं मान लो एक एलिमेंट है, उसके 4s में भी इलेक्ट्रॉन है, एग्जाम्पल के लिए इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल के लिए इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, 4p में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही 4d में भी इलेक्ट्रॉन है, 4f में भी इलेक्ट्रॉन है। अब इसको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4f का निकाले, 4d का निकाले, 4p का निकाले या 4s का निकाले। मैं ये नहीं कह रहा हूं सोडियम और मैग्नीशियम में जल्दी इलेक्ट्रॉन किसका निकलेगा, मैं कह रहा हूं एक एलिमेंट है, उदाहरण मान लो जिंक है, फॉर एग्जाम्पल जिंक है, ठीक। अब जिंक तुम सबको पता है जिंक क्या होता है, जिंक होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ठीक है। अब Zn2+ होगा तो क्या होगा, आप सब ये भी पता है हम सबको कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आउटर मोस्ट शेल से निकलेंगे। अब आउटर मोस्ट शेल 3d थोड़ा है, 4s आउटर मोस्ट, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं यार मेरे को ना मजा नहीं आया, अब मैं जिंक से ना एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहता हूं। अब एक इलेक्ट्रॉन मैं और कैसे निकालूं, ध्यान दो, ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, तो 1s में 2 है, 2s में 2 है, 2p में 6 है, 3s में 2, 3p में 6, 3d में 10, ये हो गया मेरा क्या, Zn2+ हो गया। अब मैं अगर जिंक में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं तो अब आउटर मोस्ट शेल में कौन है, Sb है, Pb है, Db है, किस में से निकलेगा, तो ये चीज डिसाइड करते हैं किस पे, पेनिट्रेशन इफेक्ट पे, कि किस में से निकलेगा। अब सिंपल सी बात है, नाम से पता लग रहा है पेनिट्रेशन, जो ज्यादा पेनिट्रेट है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है, मतलब जो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा धसा हुआ है, जो ज्यादा पेनिट्रेट हो रखा है, वो जो न्यूक्लियस से पास है, हम सबको पता है 1s मतलब पहले शेल से दूर दूसरा शेल होगा, दूसरे शेल से दूर तीसरा शेल होगा, मगर तीसरे शेल में तो 3 सब शेल होगी ना, एक 3s, एक 3p, एक 3d, तो जो ये न्यूक्लियस, ये तीसरा शेल, अब तीसरे शेल में यहां अगर क्या है 3s है तो यहां थोड़ा सा दूर 3p होगा, थोड़ा सा दूर 3d होगा, तो 3s, 3p और 3d में से ये अंदर की तरफ है न्यूक्लियस के, ये थोड़ा बाहर है, ये थोड़ा और बाहर है, और जब F की कहानी आएगी चौथे शेल में, जैसे 5वें शेल में जब F की कहानी की तो वो थोड़ा और दूर होगा। तो सिंपल भाषा में अगर S से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, P से भी निकाल सकता हूं, D से भी निकाल सकता हूं, तो कहां से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो लीस्ट बाउंडेड होगा। हमने यही पढ़ा था, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। अब मोस्ट लूजली बाउंडेड कौन होगा, जो दूर होगा। अब दूर कौन होगा, जो डी में होगा। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट कहता है क्या, कि जो न्यूक्लियस से जितना अंदर की तरफ धसा होगा, दबा होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो अकॉर्डिंग टू पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन जो होगा, वो होगा एस का, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। स्कूल लेवल पे इस पे क्वेश्चन आना थोड़ा टेढ़ा है, नहीं आता, बहुत कम आने के चांस है, मगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इसे पता होना चाहिए कि यही भैया मेरे को अगर ये ऐसे 3-4 और सब शेल दे रखिए, मैं इलेक्ट्रॉन कहां से निकालूंगा। अकॉर्डिंग टू पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे पहले डी से निकलेगा, वो सबसे बाहर है, फिर पी से, फिर सबसे ज्यादा एनर्जी एस वाला लेगा। ये पेनिट्रेशन इफेक्ट का क्या है, ऑर्डर है। अब पढ़ते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट देखो,
तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट भी कहा जाता है इसको, ये क्या भला है इसको भी समझो जरा। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, ध्यान दो बच्चों, नाम से ही जाहिर है स्क्रीन शील्ड, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्क्रीनिंग और शील्ड या शील्डिंग इफेक्ट के इर्द गिर्द ही घूमती है। इस बात को ध्यान से समझ लो। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बड़ी आसान सी चीज। ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ठीक है, ओके। तो पहले शेल में अपना क्या है, पहले शेल में अपना 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, उसके बाद 3s2 है, 3p6 है, यहीं तक पढ़ लेते हैं, ऐसे कुछ है। तो या तुम कहते हो चलो यार एक और ले लेते हैं, क्या 4s2 है और यहाँ पर 3d10 है। सबको पता है पहले 4s2 भरता है अकॉर्डिंग टू ऑब्वो प्रिंसिपल n+l रूल, और उसके बाद 3d10 भरता है। ये मैंने फिर से जिंक बना दिया, ठीक। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट पहले समझो, स्क्रीनिंग इफेक्ट पहले समझो, फिर उस पर आयनेशन एंथैल्पी डिपेंड कराते हैं। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी इतनी बात ही है क्या कि अगर ये न्यूक्लियस की जो भी पावर है, इस न्यूक्लियस की जो भी पावर है, जिस भी पावर से ये इसका जो भी चार्ज है, जिस भी चार्ज से ये अपने 4s के इलेक्ट्रॉन को खींच सकता था, बाउंड कर सकता था, बैठा सकता था उसके शेल में, क्या ये अब उतना कर पा रहा होगा? इस समय क्या कर पा रहा होगा? तुम कहोगे इस समय क्या दिक्कत है भाई? कर रहा होगा। इस समय एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्या 1s 2s 2p, मतलब ये जो अंदर के जो शेल्स हैं, अंदर के जो शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या बना के बैठे होते हैं? शील्ड बना के बैठे होते हैं कि न्यूक्लियस मैं तेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना के बैठ गया हूं, तू भैया इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के कारण बाहर मत देख पा। ये कुछ ऐसा हो गया जैसे तुम्हारे पास, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारी क्लास के अंदर तुम्हारे जो मास्टर जी थे वो भैया कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कुर्सी पे जब बैठे हुए हैं तो उनको बाहर के जो क्लास में जो लास्ट बेंच वाला बच्चा, जो लास्ट बेंचर जिन्हें कहते हैं, वो दिख नहीं रहे और लास्ट बेंचर खूब उत्पाद मचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मास्टर जी को पहले की 2-3 रो के बच्चों ने अच्छी तरह से कवर कर लिया, शील्ड कर लिया, और जब शील्ड कर लिया तो बाद वाले बच्चे आराम से उत्पाद मचा रहे हैं। सोचो अगर पूरी क्लास में सिर्फ मास्टर जी हैं, सिर्फ तुम्हारे टीचर बैठे हैं पूरी क्लास में, और जो सबसे आखिरी वाला बच्चा बैठा होता है, हमेशा जो सबसे शैतान होता है, लास्ट बेंचर होता है, वो बैठा हुआ है और क्लास में कोई नहीं है, अब क्या वो उतनी शैतानी करेगा? अब क्या वो उतने वाले काम कर लेगा जैसे पहले कर लेता था? नहीं कर पाएगा। चाहे वो जितना मर्जी शैतान हो, उसको पता है कि पहले मेरे और मास्टर जी के बीच में खूब सारे रोज के अंदर बच्चे थे, उन्होंने मास्टर जी को मेरे को देखने के लिए मना कर रखा है, उन्होंने मेरे ऐसा आगे शील्ड बना रखी है, मास्टर जी मेरे बीच में शील्ड बना रखी है, और जो मेरे टीचर है वो मुझे ढंग से नहीं देख पा रहे। लेकिन चाहे जितना मर्जी शरारती बच्चा हो, लेकिन तब भी उसके ऊपर इतनी शर्म होती है कि अगर क्लास में अगर कोई नहीं है, सिर्फ मास्टर जी, सिर्फ वो बैठा हुआ है, तो भाई वो चुपचाप बैठा रहेगा। तो एक टीचर का या एक न्यूक्लियस का जो पावर थी एक इलेक्ट्रॉन को रोकने की या उसमें एक बच्चे को रोकने की, वो कम हो गई अंदर के इलेक्ट्रॉन की वजह से। इन इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के ऊपर शील्ड बना दी, और इस शील्ड के कारण न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को नहीं देख पा रहा, उतनी इफेक्टिवली नहीं देख पा रहा, मतलब उतनी इफेक्टली नहीं देख पा रहा जितनी इफेक्टली वो देख सकता था। तो उसका न्यूक्लियर चार्ज जो होता था उतना लग ही नहीं रहा, उसका जो न्यूक्लियर चार्ज होता था उतना लग ही नहीं रहा। कितना लग रहा है? जो उस न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग इफेक्ट हटाना पड़ेगा, जो बचेगा वो लग पा रहा है। इस चीज को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, इस चीज को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और यहां पर जो मैं कह रहा था कि पेनिट्रेशन और स्क्रीनिंग में बच्चा कंफ्यूज रहता है, वो इसलिए रहता है क्योंकि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर है वो भी क्या है? एस की सबसे ज्यादा होती है, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। मतलब
देखो तुम मानो या ना मानो, जो बच्चे इस समय 12th में जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो पास आउट है जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको पता है कि पूरी इनऑर्गेनिक डीएनएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक में यही चलता रहता है। क्या अगर याद हो तो डी ब्लॉक में 12th क्लास में क्या चलता रहता है, डीएनएफ ब्लॉक में लैंथेनाइट कंट्रैक्शन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ एफ। ठीक, पी ब्लॉक में क्या चल रहा होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी। तो पूरी इनऑर्गेनिक में ये शील्डिंग इफेक्ट बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत बड़ी चीज है। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग एस की होती है, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। मतलब कि अगर न्यूक्लियस है तो उसको सबसे अच्छा स्क्रीन कर पाएगा कौन, एस, फिर कौन कर पाएगा, पी, फिर डी, और सबसे पूरे शील्डिंग होती है एफ की। एफ न्यूक्लियस को अच्छा शील्ड नहीं कर पाता। अब ये बात तो हुई स्क्रीनिंग इफेक्ट की, मगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा पढ़ रहे हैं, हम तो ये पढ़ रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट का आयनेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। ये बहुत गहरा असर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, ध्यान से सुनो। न्यूक्लियस जितने इफेक्टिवली इस इलेक्ट्रॉन को खींच सकता था, इसको अपनी शेल में, सब शेल में, अपने ऑर्बिटल में बैठने को मजबूर कर सकता था, क्या आप स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण उतना कर पाएगा, नहीं। तो क्या न्यूक्लियस को ये इस इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए होगी जितनी एक्चुअल में चाहिए थी। अब तो उससे कम नहीं चाहिए होगी। अब जब मास्टर जी थे और वो लास्ट बेंचर बच्चा था, फर्स्ट बेंचर्स ने मास्टर जी को अच्छे से घेरा हुआ था, जो लास्ट बेंचर बच्चा तो आराम से उठ के क्लास से बंक मार देता है, भाग चला जाता है, जब मर्जी आके बैठ जाता है। भैया मास्टर जी थे, उनको घेरा हुआ था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, लेकिन अगर स्क्रीन ज़्यादा अच्छी हो गई, अगर स्क्रीन ज़्यादा अच्छी होगी तो क्या होगा, तो भैया वो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर स्क्रीन खराब है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन, वो बच्चा वो आराम से नहीं निकल पाएगा। अगर ये स्क्रीन अच्छी है, अगर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा है, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ से एटम से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है, आसान है। और अगर ये स्क्रीन बेकार है, शील्ड फटी हुई है कहीं से, तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को देख लेगा, और देख लेगा तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो उसको अपनी शेल पे रुकने पे मजबूर कर सकता है। अब इस चीज के बहुत सुंदर न्यूमेरिकल है, लेकिन इस चीज का जो तुम्हारे एनसीईआरटी 11वीं क्लास में जो अपना चैप्टर, थर्ड चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसके बैक क्वेश्चन में जो 19वां क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया, वो 2-3 जगह पर आएगा। मैं उस क्वेश्चन को करा रहा हूं, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन ये बोला गया है कि समझने की कोशिश करना भैया, एक बारी में जरूरी नहीं है समझ में आएगा। शायद तुम्हें पता होगा 13वां ग्रुप, 13वां ग्रुप ये अपना 13वां ग्रुप है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है जी। अब अभी अभी मैंने पढ़ा कि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते वक्त जो साइज होता है वो इंक्रीज करता है। ये जनरल है, ऐसा होता है, ऊपर से नीचे तक साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है, और जब साइज इंक्रीज करता है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, बोरोन से एल्यूमिनियम तक आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, एल्यूमिनियम से गैलियम तक और कम होनी चाहिए, गैलियम से इंडियम तक और कम, और थेलियम तक और कम होनी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। मगर होता क्या है, ये ऐसा होना चाहिए था, मगर होता क्या है, बोरोन से एल्यूमिनियम तक जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, नो डाउट। लेकिन एल्यूमिनियम से जब गैलियम तक चले जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर जाती है। और देखो बहुत बारी मैं बता चुका हूं कि इस मार्केट में वही बिकता है जो अलग दिखता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है। और ये तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे 11वीं क्लास के अंदर एक पी ब्लॉक चैप्टर है, पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर 13वां ग्रुप आता है, वहां पर भी सेम क्वेश्चन आ जाता है कि यार एल्यूमिनियम और गैलियम में से गैलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए वो तो कम होनी चाहिए, नीचे आते आते आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, तो गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर कम होनी चाहिए तो बढ़ क्यों गई।
तो यहां पर तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 और गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31। सारा खेल इनके किस में छुपा हुआ है? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपा हुआ है। ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है जी ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अभी पेनिट्रेशन इफेक्ट के हिसाब से अगर इसमें से एल्यूमिनियम में से मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 3s वाला या 3p वाला? जी पहले 3p वाला निकलेगा। ठीक है, तो 3p वाला एल्यूमिनियम में, सुनो, जो होना चाहिए था वो एल्यूमिनियम में हो रहा है, जो उल्टा होगा वो गैलियम में आएगा। ध्यान सुन लो, तो एल्यूमिनियम में 1s 2s 2p, मैंने बोला ना s की शील्डिंग अच्छी होती है, p की खराब, d की ओर खराब, f की ओर खराब। तो एल्यूमिनियम में न्यूक्लियस के अराउंड 1s ने खूब घेरा है, 2s 2p ने बहुत घेरा है। तो क्या न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को देख पाएगा? देख पाएगा, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं देख पाएगा। तो क्या इसमें आयनाइजेशन थेरेपी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी? जी जितनी देनी पड़ती उससे तो अब कम ही देनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया, न्यूक्लियस को घेर लिया इलेक्ट्रॉन ने। ठीक है, गैलियम की सोचो, गैलियम में क्या हुआ? ध्यान से देखना, 31 है, अभी मैंने जिंक 30 की करके दिखाई, तो गैलियम को सोचो ध्यान से। गैलियम पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, और ये अपना क्या है? चौथा शेल। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और ये क्या है? 4p1। ये हो गया अपना 31, यहां पर आएगा, ये अपना गैलियम है। अब इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा जी? 4p1 वाला निकलेगा, जैसे इसमें 3p1 निकला इसमें 4p1 निकलेगा। ठीक है जी, तो अब क्या हुआ? अब जी एक पंगा हो गया। अब वो पंगा क्या है जी? ये मेरा न्यूक्लियस है, इसको 1s ने घेरा हुआ है, 2s ने घेरा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है, फिर क्या करूं? लेकिन यार 3d ने छोड़ दिया, 3d की शील्डिंग पुअर है। अब जब 3d की शील्डिंग पुअर है तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को देखेगा, वहीं बैठा देगा कि वहीं बैठ जा, कहां भाग रहा है, क्यों निकल रहा है। दिक्कत यहां पर क्या थी? यहां पे शील्ड हो गया था, और कौन कौन थे? एस थे, पी थे, एस और पी की शील्डिंग थोड़ी ठीक होती है, मगर यहां पर 3d के 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 3d के 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या होगा? वो 3d के 10 इलेक्ट्रॉन 4p की शील्डिंग को, मतलब जो 4p पर शील्ड बनी हुई थी कि भैया सबको घेर लिया न्यूक्लियस ने, न्यूक्लियस के ऊपर सब इलेक्ट्रॉन ने घेर लिया, 4p को रिलीफ मिला हुआ है, आराम से भाग जा, वो नहीं होगा। 3d की शील्डिंग बेकार है, मतलब ऐसा कुछ हो गया कि सामने की खिड़की खुली हुई है, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को आराम से देख सकता है, और जब न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को आराम से देखेगा तो उसको वहीं बैठा देगा। तो जितनी आयनाइजेशन थेरेपी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा लगेगी। गैलियम में नीचे आते वक्त साइज बढ़ता है, क्योंकि भाई 3 शेल से तीसरे शेल से चौथा शेल हो गया, तो साइज बढ़ना चाहिए, और जब साइज बढ़ना चाहिए तो क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन थेरेपी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो गया? आयनाइजेशन थेरेपी कम क्या हो गई है? बढ़ गई है। और मैंने तुम्हें बताई है कि जब तक नॉर्मल जैसा जैसा होना चाहिए वैसा वैसा चलता रहे तो कोई भैया क्वेश्चन ही नहीं बना। क्वेश्चन बनता ही जब है जब वो हो जाए जो नहीं होना चाहिए था, वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। और ये तो एक तरह का एग्जाम्पल है, एल्यूमिनियम गैलियम तो एग्जाम्पल है, बाकी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है जी, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगर डी और एफ के बाद डी और एफ अगर बीच में आ गया तो उससे क्या होगा? उससे शील्डिंग पुअर हो जाएगी। पुअर शील्डिंग होने के कारण न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा वैसे ही क्या होगा? हमारी आयनाइजेशन थेरेपी बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 फैक्टर बता चुका हूं मैं, साइज, न्यूक्लियर चार्ज, पेनिट्रेशन इफेक्ट, स्क्रीन इफेक्ट। चारों फैक्टर से मैंने क्वेश्चंस भी बता दिए। अब मेरे पास आखिरी फैक्टर बचा हुआ है। आखिरी फैक्टर कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बच्चों, 5वां फैक्टर पढ़ा रहा हूं। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, ध्यान से सुन लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तुम्हें आता है, ये कैसे? यार तुमने 10th में ही पढ़ लिया था, नियॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता है।
बस तुमने 10th में पढ़ा था वो नहीं निकालता। अब 11वीं 12वीं में तुमने एक बात पढ़ोगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव, वार एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉन तो निकाल देगा ये भी, मगर बहुत ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी चाहिए। क्यों भाई, ये स्टेबल है ना। अब तुम अगर सोडियम की बात करते हो तो सोडियम 281 है, उसको एक इलेक्ट्रॉन निकालते स्टेबल हो जाता है। मगर ये तो पहले से ही स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन निकाल क्यों रहा था? क्योंकि स्टेबल होना था। ये पहले से स्टेबल है तो क्यों निकालेगा, और निकालेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी मानेगा। तो मोर स्टेबल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोर विल बी द आयनेशन एंथैल्पी। इस पे भयंकर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अभी तुमने सुना था भैया सोडियम और मैग्नीशियम में से, अभी सुना था सोडियम और मैग्नीशियम में से आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होती है? तो हमने डिसाइड करा था मैग्नीशियम की आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। इसमें 12 प्रोटॉन है, इसमें 11 प्रोटॉन है। मगर तुमसे बोला जाएगा भैया Na+ और Mg+ में से आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होगी? इन दोनों से ज्यादा किसकी होगी? अब देखो सिंपल सी बात यह है कि यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना था और यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब जैसे ही निकल चुका है तो ये तो बन गया 2-8 और ये एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ही बना 2-8-1। तो अब एक एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अगला इलेक्ट्रॉन कौन आराम से निकाल देगा? भाई अगर ये निकालता है अपना अगला इलेक्ट्रॉन, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा क्यों? ये तो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन निकाला था इसने, स्टेबल हो चुका है, अब तुम एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दोगे, ये तो बहुत ज्यादा एनर्जी खाएगा। और ये कहेगा हाँ मुझसे ले लो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन देता हूं तो भैया मेरे से क्या होगा, मैं तो स्टेबल हो जाऊंगा। तो अभी पहली अगर आयनेशन एंथैल्पी की बात चल रही थी तो ज्यादा कौन था? सोडियम मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ज्यादा था। मगर आयनेशन एंथैल्पी अगर दूसरी की बात करूं तो क्योंकि ये स्टेबल हो चुका है तो स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इसलिए Na+ और Mg+ में से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Na+ में से ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी लगेगी। बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी इन सोडियम एंड मैग्नीशियम, पहली आयनेशन एंथैल्पी जो होती है वो मैग्नीशियम की ज्यादा होती है, सेकंड सोडियम की ज्यादा क्यों होती है? तुम्हें आंसर किससे बताना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताना है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबल हो चुकी है। इस पे 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर तुम्हारे पेपर में होगा, इसलिए बहुत ध्यान से कान खोल के सुनो। देखो हमने अभी पढ़ा था कि जब एक पीरियड में चलते हैं तो क्या होता है, सोडियम से मैग्नीशियम के आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम से पढ़ा था हमने कि जब एक पीरियड में चलते हैं तो आयनेशन एंथैल्पी जो क्या करती है, ऐसे आते वक्त क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, पक्का। अब इस हिसाब से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसको देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की आयनेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि ऐसे आते तो इंक्रीज कर रही थी, मगर होता है उल्टा है। क्वेश्चन आएगा नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों होती है? बहुत फेमस क्वेश्चन है और तुम यही मत मान लो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। हर 15वें ग्रुप की एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने कॉरस्पॉन्डिंग 16वें ग्रुप की एलिमेंट, जैसे सोडियम ऑक्सीजन, इससे नीचे होगा फॉस्फोरस, के नीचे होगा सल्फर, उससे ज्यादा पाई जाएगी। रीजन पता लग चुका है। नाइट्रोजन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन क्या होता है? 1s2 2s2 2p4। नाइट्रोजन क्या होता है? 2p3। p मतलब 3 ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। जब 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो चुका है। भाई p में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? p में होने चाहिए जी अपने 6 इलेक्ट्रॉन। कितने आ चुके हैं जी? 3 आ चुके हैं, एग्जैक्टली फिल्ड हो चुका है। मगर इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें 1 2 3 तो थे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। अब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा भैया घर में हो गई है लड़ाइयां, घर में जुड़ गया युद्ध। इस भाई के पास बढ़िया था, 3 कमरे थे, 3 बेटे थे, 3 कमरों पे 3 बेटों ने एक एक करके राज कर लिया। ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ऐसे करके राज कर लिया। ठीक है भाई सब। इसमें क्या हुआ? कमरे 3 थे, बेटे 4 थे। अब क्या कहा जाएगा? भाई चौथे को भगाओ, हटाओ इसको, ये लड़ाई होगी।
तो भाई चौथे को मार कुट के भटा रहे हैं, तो चौथे की बाप ने सेल लगा दी कि इसको ले जा कोई भी कम पैसों में, कोई भी ले जाओ कम पैसे में। क्यों? क्योंकि मेरे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो मैं भी नाइट्रोजन वाला फील करूंगा। क्या? एग्जैक्टली हाफ फील्ड। तो देखो ध्यान से, हो ट्रेंड ये कहता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन की आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, मगर नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन एग्जैक्टली हाफ फील्ड है और ऑक्सीजन एग्जैक्टली हाफ फील्ड नहीं है, उससे एक ज़्यादा है। और इस चीज़ पे एक इसी चीज़ पे बिल्कुल सेम इसी चीज़ पे एक क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है बेरिलियम और बोरोन। सेम है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का आ जाता है, किसी स्कूल में बेरिलियम ऑक्सीजन का बोरोन का आ जाता है। बेरिलियम क्या होता है? बेरिलियम होता है 1s2 2s2। बोरोन क्या होता है? बोरोन होता है 1s2 2s2 2p1। आगे की कहानी तुम्हें क्लियर हो गई होगी। दो ऑर्बिटल है, हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, वो इसमें है, ये फुल फील्ड है, ये स्टेबल है, बढ़िया है। और ये क्या है? ये जी पहले में दो, दूसरे में दो, एस में दो ही आते हैं, लेकिन पी में कितने आते हैं? पी में 6 आते हैं और एक है। ये तो हो गया कबाड़, हो गया कबाड़। अब वो कहेगा यार इसके पीछे पूरी ऑर्बिटल घिरी पड़ी है, इसके पीछे पूरा सबशेल घिरा पड़ा है, क्या करूं इसका? तो लोग सलाह देते सेल लगा दे इसकी, भगा इसको, कम पैसे में दे दे, कम एनर्जी में दे दे। तो बेरिलियम और बोरोन, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, ऐसे जाते आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने का होता है, मगर ऐसा ना हो कि बेरिलियम की ही ज़्यादा होती है। और फिर से वही बात कि ये सिर्फ बेरिलियम और बोरोन के लिए नहीं है, हर सेकंड ग्रुप और 13 ग्रुप के लिए पंगा है, जैसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में सेम पंगा होगा। तो भाई इस चीज़ को जो तुमने अब तक पढ़ा है, देखो ये ग्राफ मुझे लगता है जिस साल इस ग्राफ के ऊपर से क्वेश्चन नहीं बनता उस साल तो जेईई और नीट मतलब सफल ही नहीं माना जाता। ये क्वेश्चन ग्राफ इसको पे बनना ही बनना है, ध्यान देना। देखो मेरे हिसाब से और तुम्हारे हिसाब से, दोनों के हिसाब से क्या है, ऐसे जाते वक्त पीरियड में ऐसे से ऐसे जाते वक्त, लेफ्ट से राइट जाते वक्त आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो इंक्रीज करती है, ठीक। मगर नेट ग्राफ क्या बनता है? नेट ग्राफ बनता है, ग्राफ मेरे हिसाब से क्या बनना चाहिए था? सीधा बनना चाहिए था, ऐसे बनना चाहिए था, ऐसे। लिथियम, लिथियम से आता बेरिलियम, बेरिलियम से आता बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। मेरे हिसाब से ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन ग्राफ ऐसे ही बनता है। और ये ग्राफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं सेकंड पीरियड का एग्जांपल से समझा रहा हूं, तुम थर्ड फोर्थ से भी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में सेम चलेगा। लिथियम की एनर्जी कम होगी, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है जी। उससे ज़्यादा बेरिलियम की होगी, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए है। मगर बोरोन की कम हो जाएगी, क्यों? अभी बताया मैंने, बेरिलियम क्या है? एग्जैक्टली फील्ड, और बोरोन भैया एक फालतू था, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब कार्बन की ज़्यादा होगी, हाँ होना चाहिए भाई, ऐसे ही बढ़नी चाहिए। नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, ये भी ठीक है, ऐसे ही बढ़नी चाहिए। मगर फिर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की फिर से कम हो जाएगी, क्यों? अभी बताया मैंने, नाइट्रोजन 2p3 था, एग्जैक्टली फील्ड, हाफ फील्ड था, ऑक्सीजन उससे फालतू हो गया, और फिर ये ऊपर फ्लोरीन चला गया। इस ग्राफ को रट लेना, इस ग्राफ के ऊपर सीबीएसई, जेईई, नीट सब में दबा के भर भर के क्वेश्चंस आएंगे। मैंने कंप्लीट करने की कोशिश करी है 2 क्लासेस के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है और किस किस बात पे डिपेंड करती है। उम्मीद है तुम इस चीज़ के आराम से अच्छी तरह से अच्छे बच्चे की तरह नोट्स बना लोगे। हम अगली क्लासेस में और भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है, चाहे सीबीएसई में बहुत कम मार्क्स का चैप्टर है, ये अंडररेटेड चैप्टर है ये, लेकिन पूरी इनऑर्गेनिक इस पर डिपेंड करते हैं, पूरा एस ब्लॉक, पूरा पी ब्लॉक। मैं तो अपनी क्लासेस में जब भी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक 12th क्लास के पढ़ा रहा होता हूँ या 11th की पढ़ा रहा होता हूँ, सबसे पहले इस 3rd चैप्टर को रिवाइज करवाता हूँ। रीजन, क्योंकि ये अगर क्लियर है तो आगे, मतलब ये ट्रांसलेशन सब क्लियर है तो आगे ये चैप्टर बड़ा आसान हो जाता है। तो भाइयों इस चीज़ के अच्छे से नोट्स बना लो, जो दिक्कत हो उसको एक बारी दोबारा से देख लो, फिर भी दिक्कत है जे हमें व्हाट्सअप, ईमेल या कमेंट सेक्शन में तुम भेजते हो वो भेजते रहो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करके आ जाएंगी। और इसी तरह से हमारे साथ बने रहो। और
इस सीरीज में अब आगे भी कुछ और मैं इसी तरह से टॉपिक लेने वाला हूँ। तुम अभी तक जैसे हमें प्यार कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, कमेंट लिख रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स पूछ रहे हो, ऐसा बनाते रहो और चैनल को शेयर करते रहो। जय श्री राम।